हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम 9वां चैप्टर डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी इसके 4 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में समझा था। तो यहां पे हम लोगों ने बेसिकली जो कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मेनली जो कोऑपरेटिव बैंक होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में जो डेवलपमेंट बैंक होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 4 जो है यहाँ पे एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो स्टेटिक पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, तो उसके 8 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, unemployment and poverty in India, fiscal policy in India, monetary policy in India, inflation concept and policy, government budgeting, ये 8 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो इसका जो 9वां चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी की ये जो सीरीज है इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों को यहाँ पे सपोर्ट करेगी। कुछ भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हो, कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इंडियन इकोनॉमी का इस सीरीज से बहुत जो है आपको फायदा मिल सकता है। तो देखिए, ज्यादातर इकोनॉमी में डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डायनेमिक क्वेश्चंस को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे स्टैटिक जो है नॉलेज यहाँ पे होनी पड़ेगी, जबरदस्त स्टैटिक नॉलेज होनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मिलेंगे उन टॉपिक्स को हम लोग जो है डायनेमिक टॉपिक्स के साथ यहाँ पे कोरिलेट करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा अच्छी से मिल सके। तो अभी तक इंडियन इकोनॉमी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे आज सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे लोकल एरिया बैंक्स। तो इकोनॉमी में जैसे कि पहले टिप्स के हिसाब से जो भी टॉपिक आपको मिले ध्यान से उसको 2 बार पढ़िएगा और उसको फ्रेगमेंट करने के देखिएगा। यहाँ पे लोकल एरिया बैंक यानी कि एक ऐसा बैंक है जो लोकल एरिया पे यहाँ पे फंक्शन करती है। बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट लगभग ठीक है। यहाँ पे 1996 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल एरिया बैंक्स, जिसको स्मॉल प्राइवेट बैंक्स के हिसाब से भी बोला जाता है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विस प्रोवाइड करती है रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में। तो यहाँ पे जो रूरल या सेमी अर्बन है वहां पे जो है फाइनेंशियल जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोगों ने जब कॉमर्शियल बैंक पढ़ा था, तो अगर इसके बारे में आप लोग को नहीं पता है तो इस जो चैप्टर के पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉमर्शियल बैंक के बारे में। तो कॉमर्शियल बैंक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है यहाँ पे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और दूसरा जो है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के जो रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो सेकंड शेड्यूल को फॉलो करते हैं, वो सब जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो लोकल एरिया बैंक जो है ये नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आजकल जो है इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहां पे वो ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कभी ना कभी यूपीएससी में पूछे गए हैं या फिर पूछने की पॉसिबिलिटीज है, ताकि आपकी तैयारी यहां पे मजबूत हो सके। तो देखिए, यहाँ पे लोकल एरियाज बैंक हो गए यहाँ पे, या फिर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक की भी 2 पार्ट होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या फिर रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये भी जो है नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक में आती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने जब यहाँ पे लोकल एरिया बैंक्स को इंक्लूड किया है, तो कुछ कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या फिर कुछ कुछ गाइडलाइन यहाँ पे बोला गया है। तो कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है लोकल एरिया बैंक्स के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो वहां पे कैपिटल जो है 5 करोड़ तक की होनी पड़ेगी। अभी जो भी इंस्टीट्यूट हो गई, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल हो गई, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, ट्रस्ट हो गई या फिर सोसाइटीज,
उनको अगर लोकल एरिया बैंक में जो है रजिस्टर करवानी है तो मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है 2 करोड़ की होनी पड़ेगी यहाँ पे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि लोकल एरिया बैंक जो है मैक्सिमम 3 जियोग्राफिकली कॉन्टेजियस डिस्ट्रिक्ट्स में जो है फंक्शन कर सकती है, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्टेड है एक स्टेट में, तो ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है मैक्सिमम इसी 3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो है काम कर सकती है। इससे एक्सटेंड अगर यहाँ पे करने का अभी तक तो बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो है 2014 में देखिए 1996 में इसको शुरुआत की गई थी, तो 2014 में यहाँ पे आरबीआई ने जो है लोकल एरिया बैंक जो है उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी जो इनको कन्वर्ट किया था, तो उसके लिए कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट किया था यहाँ पे। नेक्स्ट यहां पे डिस्कस करेंगे जो प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स को देखिए यहां पे इसकी जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी डीलर्स, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1995 में। तो प्राइमरी डीलर्स की कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए पहले जीसेक्स यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में समझना होगा, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्राइमरी डीलर्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पे जीसेक्स, तो एक चीज देखिए, जब भी हम लोग को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, कुछ भी यहां पे काम हो, जैसे कि आपके हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, कुछ भी लोन हो, आप बैंक को जो है अप्रोच करती है। तो बैंक को जब आप अप्रोच करते हैं, बैंक डेफिनेटली आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के, बहुत कुछ चीज देख के आपको यहां पे लोन देगी। लोन जब देंगी तो क्या होगा, इसका जो एक प्रिंसिपल वैल्यू होगा और इंटरेस्ट आप इसको चुकाते रहेंगे। तब बैंक क्या करती है, यहां पे कुछ सिक्योरिटी भी देखती है बेस्ड ऑन जितना अमाउंट लोन दिया है। क्या सिक्योरिटी यही होता है कि जो लोन आपको दिया है बैंक ने, क्या आप उसको रीपे कर सकते हैं। अगर रीपे नहीं कर सकते तो डेफिनेटली बैंक इसके मामले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको कभी भी लोन नहीं देंगे। तो आपको यहां पे कुछ सिक्योरिटी भी बैंक को दिखानी होगी। तो ये हो गई कॉमन चीज, कोई भी जानता है ये। तो देखिए ऐसे जब हम लोग को इंडिविजुअल को लोन लगता है, हम बैंक को अप्रोच करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट को ऐसी जगहों पे जो लोन के पैसों की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को पैसे क्यों जरूरत पड़ी, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो, ब्रिज बनाना हो, सड़कें बनानी हो, एयरपोर्ट बनानी हो, यहाँ पे जो है कैनल्स बनानी हो, तो ऐसे कामों के लिए गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को अप्रोच करती है। तो आरबीआई को क्यों अप्रोच करती है, तो आरबीआई यहाँ पे जो है ऑक्शन करती है। ऑक्शन क्या करती है यहाँ पे कि कोई भी जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट के जरिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पे जो इन्वेस्ट करेंगे और उस इंस्टीट्यूट जो है आरबीआई में इन्वेस्ट करेगी, तो आरबीआई यहाँ पे जो है जब इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट उन लोग को है गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। जैसे कि बैंक ने आपकी सिक्योरिटी चेक किया था, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो है उस इंस्टीट्यूशन को सिक्योरिटी देगी, यानी कि जो पैसे आपने लगाए हैं उन पैसे कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। तो ये जो है सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है। तो ये सिक्योरिटी देने के लिए जो भी यहां पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सिंपल तरीके से आप देखिएगा, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है यहां पे। तो गवर्नमेंट की यहां पे डेब्ट ऑब्लिगेशन होती है यहां पे। तो अभी देखिए यहां पे सिक्योरिटी जब देती है गवर्नमेंट, 2 टाइप की होती है यहां पे। एक तो होती है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में क्या होती है, यहां पे जो मैच्योरिटी पीरियड होती है लेस देन 1 ईयर की होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए यहां पे। या फिर जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है मोर देन 1 ईयर की होती है, कितना भी लंबा हो जाए, मोर देन 1 ईयर। तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गई यहां पे, जो डेटेड सिक्योरिटीज हो गई, ये सब जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में होती है। अभी इसमें 2 डिफरेंस है। देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही सिक्योरिटीज दे सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सकती है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहां पे ट्रेजरी बिल्स जो शॉर्ट टर्म के लिए है, बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज, तीनों ही यहां पे दे सकते हैं। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है ये सिर्फ बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज ही दे सकते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड यहां पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां पे लिमिटेशंस है कि स्टेट गवर्नमेंट यहां पे जो है ट्रेजरी बिल्स जो है यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती है। तो यहां पे बोला जाता है कि सपोज मान लीजिए कि आपने बैंक में एफडी कर दी, यहां पे अगर बाय चांस वो बैंक डूब गई तो आपके एफडी गए काम से। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कभी भी ऐसा नहीं करती, तो गवर्नमेंट का दिया हुआ सिक्योरिटी होती है। यहां पे अलग अलग गवर्नमेंट आ सकती है, लेकिन जो पैसे आपने लगाए हैं वो पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अभी हम फिर से बैक करते हैं जो प्राइमरी डीलर्स। अभी देखिए आप लोग जो पैसा
आरबीआई के ऑक्शन में जब लगाएंगे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पे जो है आप परचेज करेंगे, तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं आप, कुछ इंस्टीट्यूट्स होती है, कुछ प्रोसेस होते हैं यहां पे। तो म्यूचुअल फंड हो गई, यहां पे म्यूचुअल फंड हो गई, जो प्राइमरी डीलर्स होती है, प्राइमरी डीलर्स के थ्रू आप लगा सकते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स क्या करती है, प्राइमरी मार्केट हो यहाँ पे, फिर सेकेंडरी मार्केट जो जी सेक्स होती है उसको खरीदने में यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करती है। तो जो भी यहाँ पे अंडर राइटिंग सर्विसेज होती है जी सेक्स का, उसको देखती है। ब्रोकिंग सर्विसेज जो है जी सेक्स का, उसको देखती है। यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं, अलग अलग ट्रेजरी बिल्स हो गई या डेटेड सिक्योरिटीज हो गई या फिर बॉन्ड्स हो गई। तो यहाँ पे प्राइमरी डीलर्स जो है जब भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो प्राइमरी डीलर्स के साथ आप जी सेक्स को हमेशा याद रखिएगा। किसी भी एंगल से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, तो कोई भी आपको किसी भी एंगल से पूछा जाए तो उसको रेसिप्रोकेट जरूर आप कर पाओगे। तो यहां तक ये हो गया। अभी देखिए यहां पे बैंकिंग सेक्टर इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग उनके काम होते हैं, यहां पे अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि इंडिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबकी अलग अलग फंक्शन ही होती है, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो पहले हम बात करेंगे जो बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो। तो बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो यहां पे 2016 में स्टार्ट किए गए थे, पी जे नायक कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है एक ऑटोनोमस रिकमेंडरी बॉडी है, यानी कि रिकमेंडेशन देना उनका काम है। तो यहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक की जो गवर्नेंस है, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है ये काम कैसे कर रही है, कुछ भी यहां पे गाइडेंस हो, यहां पे उनकी फंक्शनिंग में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उनको यहां पे गाइड करती है, रेकमेंड करती है। इवन यहां पे बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है, यहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर कुछ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आरबीआई के अंदर यहां पे ऑपरेट करती है, उनके जो हेड के नाम भी यहां पे रेकमेंड करती है। और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है यहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट के बीच में एक एज ए लिंक के हिसाब से काम करते हैं। तो देखिए यहां पे बैंक बोर्ड ब्यूरो में एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। यहां पे इतना ही अगर आप जान लेंगे तो काफी है। यहां पे नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहां पे देखिए पेमेंट्स उसकी जो कॉर्पोरेशन भारत में होती है उसको यहां पे देखती है। तो ये जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग जो फंक्शन होती है, उस फंक्शन को जो है एक पॉइंट से जो है यहां पे सब कुछ जो है यहां पे देखा जाता है, सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिटेल पेमेंट हो या फिर जो सेटलमेंट सिस्टम हो इंडिया का, उसको यहां पे देखने के लिए। तो बेसिकली आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के इनिशिएटिव के हिसाब से 2016 में एक एक्ट पास किया गया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो इसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये जो है बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, 2008 में इसको नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाया गया था। तो कुछ कुछ मेजर लॉन्चेस अगर देखेंगे, यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस जो है यूपीआई हो गई, यहाँ पे रुपे कार्ड जो है इंडिया का खुद का है, जैसे कि वीजा है, यहाँ पे मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, यहाँ पे स्टार 999 हैश सर्विस है, यहाँ पे भीम ऐप जो है यहाँ पे, तो भीम ऐप भी यहाँ पे काम करते, तो भीम ऐप भी यहाँ पे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम 3 नंबर का जो डिस्कस करेंगे, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां पे भी अगर आप नाम को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अंदाजा तो होगा, यहाँ पे बैंकिंग के कुछ कोड्स है, यानी कि कुछ नॉर्म्स है, और स्टैंडर्ड, उसकी जो स्टैंडर्ड होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो बोर्ड है भारत में, वही बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो देखिए बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको जो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से 2016 में स्टार्ट किया था। तो इसका जो है मेन कारण क्या था, अगर उसको समझ लेंगे तो आपको काफी आसानी होगा। तो एक चीज देखे यहाँ पे सरफेसी एक्ट, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सरफेसी एक्ट जो जब हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बैंक से उनको काफी पावर दे दिया था कि कोई भी कंज्यूमर्स अगर सपोज मान लीजिए बैंक से लोन लिया है उन्होंने, और लोन की एक कुछ इंस्टॉलमेंट्स अगर वो रीपे नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कि गाड़ी
यहाँ पे लोन ले लिया या फिर हाउसिंग लोन ले लिया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से यहाँ पे अगर लोन रीपे नहीं कर पा रहे लेकिन पहले कर रहे थे या कुछ भी कंडीशन हो यहाँ पे, तो बैंक्स के पास इतने पावर था कि वो गाड़ी को छीन के लेके जा सकते या फिर घर से उनको निकाल सकते हैं। तो बैंक के पास यहाँ पे जो है जोर जबरदस्ती जो पावर बहुत आ गया था। तो इसके लिए है बैंक्स के काफी ज्यादा कंप्लेन हो गई थी। जब गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि भाई देखो यहाँ पे तुम्हारी बैंक्स यहाँ पे क्या कर रही है। तो आरबीआई ने कहा ओके ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो क्या क्या आरबीआई ने यहाँ पे 2003 में, सरफेसी एक्ट 2002 में, तो 2003 में आरबीआई ने एक कमिटी की गठन की। तो वो कमिटी गठन की थी पूर्व जो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के एस तारापुरे के अंडर, तो उनके चेयरमैनशिप में एक कमिटी गठन की थी। तो यहां पे जो है बैंक्स के जो प्रोसीजर और परफॉर्मेंस को ऑडिट करने के लिए ये स्टार्ट किए गए थे। तो देखिए यहां पे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया के हिसाब से ये कमेटी ने कुछ जो है यहां पे उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत की गई थी। तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री वॉचडॉग है। अभी वॉचडॉग क्या करती है, गेट के अंदर आप जब सोते रहते हैं अपने घर में, वॉचडॉग आपको प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई चोर यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर आ गया तो ये आपको अलर्ट कर देगा। तो इसी तरह यहाँ पे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया यदि वॉचडॉग के हिसाब से काम करते हैं कि जो भी कंज्यूमर्स है बैंक्स के इंडिया में, बैंकिंग सर्विसेज में जो है उनकी जो कंज्यूमर्स है उनके खिलाफ कुछ नाइंसाफी ना हो जाए यहाँ पे। तो कोई भी कॉमन जो पर्सन है यहाँ पे उनको जो अवेलेबिलिटी एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए, या फिर कोई भी यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पे लाभ उठा रहे कोई भी कॉमन पर्सन एज ए कंज्यूमर हो, तो बैंकिंग इंडस्ट्री से उनको जो भी प्रॉमिस किया गया है तो वो व्यक्ति जो है डिसएडवांटेजेस पोजीशन में ना रहे, जो उनको प्रॉमिस किया था। अगर उन लोग लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उनके खिलाफ अलग एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बैंक जो है यहां पे उनको सब सिक्योरिटीज जो है देख के ही लोन देती थी। तो सब कुछ यहां पे जो है इनजस्टिस ना हो, यानी कि बैंक्स अपने पावर का गलत फायदा ना उठाओ, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो पहले पहले देखिए यहां पे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया ये जो है ओपन किया गया था शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई के 1949 के रेगुलेशन एक्ट के सेकंड शेड्यूल को फॉलो करती है, उन बैंक्स के लिए यहां पे फॉलो जो है स्टार्ट किए गए थे। लेकिन बाद में जो है रीजनल रूरल बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उनको भी यहां पे इंक्लूड कर दिया। अभी इनके कस्टमर के खिलाफ भी अगर कुछ इनजस्टिस होगी तो यहां पे ये वॉचडॉग जो है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी निगरानी करेगी। तो इस पार्ट में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में अगर बहुत ही ज्यादा डिस्कस कर लिया तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहां पे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो जो भी बुक्स यहां पे रेफर किया है मैंने, आप देख सकते हैं। आप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। हालांकि एनसीईआरटी में सब कुछ टॉपिक आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ही अच्छी है। रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा की कुछ भी एक बुक लिख सकते हैं, लेकिन बुक बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, एक ही बुक आप ले सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी के कॉम्पेंडियम है जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छी है। जनरल स्टडीज की जो मनोहर पांडे की पेपर 1 की बुक है, एक बाइबल जैसा आप ले सकते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंटल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगी। तो इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको काफी यहां पे डिस्काउंट भी मिलेगी और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अच्छे से अच्छा नोट्स क्यों ना आपको मिल जाए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स की कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं। बड़े से बड़ा एक्सपर्ट उनको बहुत सालों के रिसर्च के बाद अलग अलग यहां पे जो है उनकी नॉलेज को यहां पे जो है लिखते हैं। तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना ही पड़ेगा यहां पे स्टैंडर्ड बुक्स के। तो नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 6 में हम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसकी जो क्राइसिस और यहां पे जो बेसल नॉर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहां पे जरूर सोचे होंगे कि ये नेवर एंडिंग जैसी लग रही है भाई बैंकिंग सेक्टर, लेकिन वही चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पहले यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। भले ही आपने मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, बहुत ही मजा आया, लेकिन पूछ दिया बेसल नॉर्म्स के बारे में, तो बेसल नॉर्म्स के बारे में अगर पूछा तो क्या आप लोग उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, भले ही वो आपको प्रीलिम्स में पूछा या फिर मेंस में पूछा। तो डेफिनेटली अगर आप लोग उस वीडियो को देख भी लेंगे, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूं उसको एक बार देख भी लेंगे, तो उसको रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। तो इसमें यहां पे कुछ भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। भले ही यहां पे थोड़ी सी स्लो हो रही है, लेकिन
कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत उस पे मैं फोकस करता हूं अपने लेक्चर्स पे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।